परिधि आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो इसका रीज़न देखिएगा, यहाँ पर है जो अर्थन पॉट होता है ना, जो मटका होता है, मटके पर जो है वो मिट्टी का बना हुआ होता है। तो मिट्टी जो होती है, मिट्टी का जो बना हुआ होता है, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे हम अगर अपनी स्किन को देखें ना, तो हम अगर अपनी स्किन को मैग्नीफाई करके देखें तो हमारी स्किन पर छोटे छोटे पोर्स हैं। तभी तो जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में से पसीना निकलने लगता है, स्वेटिंग होती है। तो वो जो स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग इसी वजह से होती है कि बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये नेचुरल प्रोसेस है, पर्स्पिरेशन बोलते हैं इसको। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि बॉडी में से जो हीट है वो निकलती है स्वेट के थ्रू, और स्वेट के थ्रू जब वो हीट निकलती है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है ये काम। हाँ, और फिर हमको थोड़ा ठंडापन लगता है। तो जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप खेलने जाते हैं तो आपने काफ़ी मतलब रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो पसीना आ गया। अब जैसे पसीना आया तो पसीना आता है तो बॉडी की पूरी बॉडी में पसीना आने लगता है। तो फिर क्या करते हैं, टी शर्ट को ऐसे खींच के अंदर फूंक मारते हैं। तो अंदर फूंक मारते हैं तो हमें बड़ा ठंडा लगता है। तो वो ठंडा इस वजह से लगता है कि बॉडी पे पसीना आ रखा है। अब उस पसीने को आपने फूंक मारी, तो फूंक मारकर आपने क्या करा, आपने विंड सप्लाई करी उसको। तो जब आपने विंड सप्लाई करी तो विंड से भी क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। वो इवेपोरेशन एकदम फास्ट हुआ, स्वेट एकदम से गया। तो जब स्वेट जो है, जो कि खुद अपने आप में गर्म है, जो बाहर गया तो वो पीछे जो सरफेस है, बॉडी की जो स्किन है, वो उसको ठंडा छोड़कर चला जाता है। वही काम यहाँ पर होता है पॉट में, कि पॉट की जो पूरी सरफेस है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो जो वाटर है वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ना बाहर निकल जाता है। हल्का जो सरफेस है उसका पॉट का बाहर से, वो कैसा हो जाता है, वो जो सरफेस है वो थोड़ा गीला हो जाता है। अब होता क्या है, अब वो जो गीला हो जाता है उस गीले का फिर इवेपोरेशन होना शुरू होता है। तो इवेपोरेशन जिस सरफेस से होता है, उस सरफेस पर इवेपोरेशन होता है टेम्परेचर की वजह से। तो बाहर अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रखा है, उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ से पानी निकलना शुरू होता है। और जब पानी चला जाता है, इवेपोरेट होता है, तो वो पीछे वाली सरफेस को ठंडा छोड़कर चला जाता है। ठीक है, वही चीज़। हाँ, सभी रखते हैं आजकल। तो इसमें देखिए द अर्थन पॉट, इसका रीज़न लिखेंगे, द अर्थन पॉट इज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स। रीज़न लिखिए, the earthen pot has a large number of extremely small pores or holes in its walls, or holes in its walls. Some of the water continuously keeps seeping through these pores. Some of the water continuously keeps seeping. Some of the water continuously keeps seeping through these pores to the outside of the pot. Seeping through these pores to the outside of the pot. This water evaporates continuously and takes the latent heat this water evaporates continuously this water evaporates continuously and takes the
evaporates continuously and takes the latent heat. Takes the latent heat required for vaporization. Latent heat required and takes the latent heat required for vaporization. Required for vaporization from the earthen pot and the remaining water. From the earthen pot and the remaining water. Earthen pot and the remaining water, and in this way the remaining water loses heat and gets cooled. And in this way the earthen water loses heat and gets cooled. Loses heat and gets cooled. तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो उसका पूरा का पूरा सरफेस बाहर से गीला हो जाता है, उस पर लगातार जो है जो पूरा का पूरा सरफेस उसका जो पॉट का बाहर से गीला हो जाता है, उस पर लगातार वेपराइजेशन चलता रहता है. वेपराइजेशन मतलब इवेपोरेशन लगातार चलता रहता है. तो वो जब लगातार चलता रहता है तो इवेपोरेशन के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए इवेपोरेशन के लिए वो कौन देता है? वो जो अंदर पानी है उसके, वो पानी ही तो देता है हीट. तो जब पानी में से हीट लूज होनी शुरू होगी तो पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मटके में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है. समझ गए? इसी तरीके से दूसरा जो है दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका ये स्वेटिंग वाला. इसके लिए अर्थन पॉट है. अर्थन पॉट को ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाल दो, इस पर क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ऐसे ही आप अगला लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पर्सपिरेशन. Perspiration. For sweating is our body's method perspiration for sweating is our perspiration or sweating is our body's method. क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया था आज, वो मुझे समझ में नहीं आया उसका आंसर क्यों होना चाहिए. एग्जाम्पल है अभी? हाँ, मेरे को याद है क्या है. लिक्विड था 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका, और आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस. एक तो लिक्विड दे रखा है, हाँ, उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर. 0 डिग्री सेल्सियस है. आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस है. हाँ, अगर हमें इन्हें फ्रीज करना है तो कौन सा पहले फ्रीज? अगर फ्रीज करना है तो पहले कौन सा फ्रीज होगा? आइस तो पहले से ही फ्रीज है ना. तो अगर फ्रीज होना है तो ये होगा पहले फ्रीज, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्रीज है. मैम आइस कह रही हूँ. देखिए वो अब वो आइस बोल रहे हैं, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो दोनों सेम टाइम पर ही होंगे भाई. जब दोनों का टेम्परेचर ही सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है आइस, है ना. बोलो. आईसी लाइक अगर ऐसे देखा जाए तो आईसी पहले होगी, वाटर ने तो वैसे ही लेटेंट हीट ले ली है तो उसको फिर से वाटर को थोड़ा सा टाइम लगेगा. हाँ, आइस वाला ही सही है. और थोड़ा सा ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर होगा नहीं, क्योंकि दोनों का वैसा टेम्परेचर अगर सेम. क्वेश्चन आता है तो आइस ही तो. आइसी करो, आइसी. चलिए जी, तो पर्सपिरेशन और स्वेटिंग इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर. इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ maintaining a constant temperature.
मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पर्सपिरेशन जो है वो बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर, हम ये देखते हैं ना कि जब हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का एक सा ही टेम्परेचर रहता है, जिसको हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, 98.3 या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो वो जो हमारा कांस्टेंट एक टेम्परेचर है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? स्वेटिंग से भी वो मेंटेन होता है। नोट करिएगा इसमें, ऑन अ हॉट डे और आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, रीजन लिखेंगे इसका। On a hot day or after doing on a hot day or after doing a physical exercise when our body temperature tends to rise too much, when our body temperature tends to rise too much, when our body temperature tends to rise too much, our sweat glands give out moisture. Our sweat glands give out moisture or sweat on our skin. Moisture or sweat on our skin. Full stop. When this sweat evaporates, it takes the latent heat of vaporization from our body. It takes the latent heat of vaporization from our body. Latent heat of vaporization from our body. This keeps our body cool. This keeps our body cool. तो इससे जो बॉडी है वो ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हॉट डे होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स क्या करती हैं कि वो ना स्वेट रिलीज़ करने लगती हैं। स्वेट या जिसको मॉइस्चर बोल देते हैं कि वो रिलीज़ करने लगती हैं। अब जब वो रिलीज़ होता है तो वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है स्वेट, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर उसका इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। तो जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन में वो सरफेस से यानी कि बॉडी की स्किन से क्या लेगा? वो बॉडी की स्किन से लेगा लेटेंट हीट, ठीक है। तो इवेपोरेशन होता ही लेटेंट हीट की वजह से है, तो लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा। अब जब बॉडी ने हीट छोड़ दी तो बॉडी खुद कैसा फील करेगी? ठंडा फील करेगी। तो इसी वजह से जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे फास्ट हो जाता है, मान लीजिए हमको खूब पसीना आ रखा है और हम पसीने के बाद पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, तो पंखा क्या करेगा उस टाइम? पंखा हमारा विंड हमको विंड सप्लाई करेगा, हमारी बॉडी को विंड सप्लाई करेगा। तो जब हमको विंड मिलने लगेगी तो विंड से क्या होगा? इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होने से क्या होगा कि लेटेंट हीट जो है वो जल्दी निकलने लगेगी बॉडी में से। जब वो हीट जल्दी निकलेगी तो हमारी बॉडी को कूल महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्वेटिंग वाला एग्जाम्पल। उसके बाद नोट करें हाउ टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। नेक्स्ट आप टॉपिक लेंगे, हेडिंग डालेंगे हाउ टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर
टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर में होती है कि हम किस तरीके से शो कर पाएंगे। नोट करिएगा, देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। There is always some water vapor in the there is always some water vapor in the air around us. Which we cannot see, जिसको हम देख नहीं सकते थोड़ा बहुत, लेकिन वाटर वेपर हमारे एयर में जो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़ा बहुत वाटर वेपर होता ही है और हम उसको देख नहीं पाते। वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर water vapor comes into the air from the evaporation of water present in ponds, lakes, rivers and oceans. Present in ponds, lakes, rivers and oceans. Rivers and oceans. The presence of water vapor in air can be shown by the following experiment. The presence of water vapors in air can be shown by the following experiment. ये तो स्टील का ग्लास है, स्टील टम्बलर जिसको बोल देते हैं। स्टील टम्बलर हो गया
और इसके अंदर ये क्रश्ड आइस है, ये क्रश्ड CRUSHED क्रश्ड आइस, आइस के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर हमने डाल रखे हैं। तो अगर पूरा अंदर तक इसके अंदर ना पूरा का पूरा आइस अगर भरी हुई होगी, आइस अगर भरी हुई होगी तो आप ये देखिएगा कि यहाँ जो है, यहाँ बाहर जो है छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, रख दो इसको साइड में, कोई बात नहीं। सुनो, चेयर अपनी खाली है, चेयर को रख दो, नीचे पैरों में क्यों रख दो, बैग है। सर बैग में कुछ भी नहीं है, फिर भी बैग बाहर रख दो, ये हरकत मत दिखाया, गलत बात है। सर ज्ञान बांट रहा, परेशान मत किया करना उसे। स्टील टम्बलर, उसके बाद देखें a large number of tiny drops of water, ये जो है a large number of tiny drops of water, a large number of tiny drops of water। तो इसमें जो है स्टील के जो टम्बलर होता है उसके बाहर डॉट 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 आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें नजर आने लगेगी। ठीक है, अच्छा तो आप देखिएगा when we put, इसमें मैं बर्फ डालने की जरूरत क्या है, ठंडा पानी ले लो, उसमें भी आ जाता है। हाँ ठंडा पानी लोगे तब भी ऐसे ही होगा। when we put some crushed ice when we put some crushed ice in a glass tumbler, when we put some crushed ice in a glass tumbler and allow the ice to stand undisturbed for about 5 minutes, and allow the ice to stand undisturbed for about 5 minutes. For about 5 minutes, a large number of tiny drops of water appear on the large number of tiny drops of water. When we put some crushed ice in a glass tumbler and allow the ice to stand undisturbed for about 5 minutes, a large number of tiny drops of water appear on the outer surface of steel tumbler. Appear on the outer surface of steel tumbler. Reason: ये तो वो चीज़ हो गई जो हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व करा है अपनी डे टू डे लाइफ में, हमने ये ऑब्जर्व करा है। इसका रीज़न क्या होता है, नोट करें। द एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन्स वाटर वेपर इन इट। The air around the steel tumbler contains water vapor in it. The air around the steel tumbler contains water vapor. The air around the steel tumbler contains water vapor in it. Full stop. When these water vapor come in contact with the cold
when these water vapor come in contact with the cold outside surface of steel tumbler, come in सर contact वो क्या लिखा आपने टू स्टैंड undisturbed. When these water vapor come in contact with the cold outside surface of steel tumbler, outside surface of steel tumbler, they condense to form tiny drops of liquid water. They condense to form tiny drops of liquid water. They condense to form tiny drops of liquid water. तो होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई हमने स्टील टम्बलर लिया, स्टील टम्बलर के अंदर हमने बहुत सारी आइस जो है वो भर दी उसके अंदर, तो हम ये देखते हैं कि उसके बाहर जो है हमको बहुत छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम ये कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है ना, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर वेपर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो वाटर वेपर्स का मतलब क्या है कि वो वाटर की कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। वाटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, एक तो आइस हो गई सॉलिड फॉर्म, वाटर हो गई लिक्विड फॉर्म, और वेपर्स हो गए गैसियस फॉर्म। तो वाटर वेपर जो है यानी कि वो गैसियस फॉर्म एटमॉस्फेयर में मौजूद है। वाटर वेपर्स को अगर हम ठंडा कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, तो वो वापस जो है वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही काम हुआ कि जो एटमॉस्फेयर में इसके चारों तरफ जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं, वो वाटर वेपर जब इस ठंडी सरफेस के टच में आते हैं, तो ठंडी सरफेस के टच में आते हैं तो फिर वो वापस कंडेंस हो जाते हैं। जैसे गर्म पानी है और गर्म पानी की स्टीम है, तो हाथ किससे सीवियर बनते हैं? गर्म पानी से और स्टीम से। स्टीम से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। स्टीम से करके देखा है कभी? देखना अरे बहुत तेज लगता है वो, तो उससे दूर हटना पड़ता है। अरे तुम कर क्या रहे हो यार, ये हरकत फालतू में। पहले भी मना करा ना मैंने तुमको, क्या फालतू में? उसने कहा तुमको, उसने कहा है, तुमने कहा था इसको कुछ करने के लिए, हाथ खींच रहे हो। ऐसे मत करो, साथ मत बैठा करो। अगर परेशान कर रहा है तो तुम अलग बैठ जाओ, या तुम अलग बैठ जाओ, गलत तरीका है। कभी उसके सर पर हाथ फेर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। So the air around the steel tumbler contains water vapor in it. When these water vapor come in contact with the cold outside surface of steel tumbler, तो जब वो उसकी cold outside surface के टच में आता है तो वो कंडेंस हो जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। और वो वाटर वेपर्स जब कोल्ड सरफेस पर आते हैं तो वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप अगर हाथ से पोंछ कर देखेंगे, आपका हाथ भी पूरा का पूरा गीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें लास्ट जो है तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर और करनी है। तो लास्ट हेडिंग आप डालें 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर, हेडिंग डालेंगे 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर। अरे लेकिन आज मेरी बाहर जाता है मैटर, हाँ मैं लिख रहा हूँ। More states of matter. Scientists now say that there are actually 5 states of matter. The six boson. 6 क्या है? Six boson. वो नहीं पता, बस 5 कर दो।
Scientists now say that there are actually 5 states of matter. There are actually 5 states of matter. Scientists now say that there are actually 5 states of matter: solid, liquid, gas, solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein कंडेंसेट. Bose-Einstein कंडेंसेट. ठीक है, अब पहले प्लाज्मा के बारे में करते हैं. प्लाज्मा, हाँ जी बोलिए. सर एक बार लास्ट वाले स्टेट का नाम बता दीजिए. बोस, B-O-S-E, बोस, आइंस्टीन, E-I-N-S-T-E-I-N, आइंस्टीन कंडेंसेट, C-O-N-D-E-N-S-A-T-E, कंडेंसेट. हाँ, अब इसमें जरा देखिएगा. सर अब हम प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखें. Plasma is a mixture of free electrons and ions. Plasma is a mixture of free electrons. Plasma is a mixture of free electrons and ions. Plasma occurs naturally in the stars, including the sun. Plasma occurs naturally in the stars. The stars, including the sun. Plasma occurs naturally in the stars, including the sun. अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें. सर इसे कुछ पूछना है. बोलो. सर वो प्लाज्मा लाइक दिखता कैसे है, लाइक इसका पार्टिकल इसका न्यूक्लियस. बताओ. नहीं. सर बट लाइक एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें ग्रेप्स को ओवन में रख दिया था, तो उसमें से प्लाज्मा नहीं फॉर्म हुआ था. तो प्लाज्मा से रिसेंबल कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली जो प्लाज्मा है वो सन में और स्टार्स में मिलता है. आप देखिए पहले प्लाज्मा है क्या. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, क्योंकि अभी तक हमने ये बता दिया प्लाज्मा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर है. प्लाज्मा मिलता क्या है, नेचुरली स्टार्स में मिलता है, सन में भी मिलता है. तो इसमें नोट करें, इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक अप. Inside the stars, the temperature is so high that the atoms
break up, that the atoms break up. Some of the electrons break away from the atoms break away from the atoms, converting the rest of atoms into electrically charged particles called ions. Atoms into electrically charged particles called ions. This mixture of free electrons and ions in a star is called plasma. Is called प्लाज्मा. इसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होगी. देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं, आयरन की, कॉपर की, सल्फर की, किसी भी एलिमेंट की बात करूं, तो उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. अब जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने पर पॉजिटिव आयंस बनते हैं जिनको कैटायंस बोल देते हैं. अगर वो बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव आयंस बनते हैं जिनको हम एनायंस बोलते हैं. ठीक है. तो अब वो बोल रहे हैं कि स्टार्स के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है, किसी भी स्टार के अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो टूटने लगते हैं. और जब वो टूटते हैं तो टूटने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं तो जो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट होने लगते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाने लगते हैं. कहाँ दूर दूर जाने लगते हैं? स्टार से बाहर तो निकल कर जाएंगे नहीं, तो स्टार के अंदर ही थोड़ा दूर दूर जाने लगते हैं. और उसकी वजह से जो एटम है, एटम के आयन बनने लगते हैं. अच्छा सर, जो सन में जो सोलर फ्लेयर्स होती है, ऐसे दूर तक जो लपटें उसकी जाती है, सर वही प्लाज्मा हुआ. वही प्लाज्मा हो गया. तो इसी वजह से आप ये कहते हैं कि भाई जब वो लगातार उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी टूट टूट कर बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के टूट टूट कर दूर जाने की वजह से उसमें आयंस फॉर्म हो गए. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का जो एक मिक्सचर तैयार होता है, जो कि मिलेगा ही एक ऐसी बॉडी में जिसमें स्टार्स जितना या सन जितना हाई टेम्परेचर होगा. तो ऐसी बॉडी में जो वो मिलेगा मिक्सचर, उसी मिक्सचर को हम प्लाज्मा बोल देते हैं. ठीक है. और वो सिंटिलेटेड मिक्सचर होता है. सिंटिलेटेड का मतलब जगमग जगमग एकदम रोशनी सी नज़र आती है उसमें. तो ये नहीं कहा जा सका कि ये जो रोशनी है, ये जो मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है. तो इसको एक नया नाम दे दिया प्लाज्मा. ये एक चौथी स्टेट है. इसी तरीके से पांचवी स्टेट है, इसको लिखें. अच्छा, प्लाज्मा में एक चीज़ और नोट करें. प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अर्थ. हमारा टॉपिक नेचुरली तो नहीं, लेकिन आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है. नेचुरली तो सन में और स्टार्स में मिलेगा. देखिएगा, प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी through gases at very low pressures. Through gases at very low pressures. Plasma can also be made on Earth by passing electricity through gases at very low pressures
taken in a glass tube. taken in a glass tube. अब उन्होंने बोला कि गैस इज एट वेरी लो प्रेशर. जब गैस पर जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, यानी कि गैस को ठंडा करना पड़ता है. अब गैस का अगर प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए तो सीधी सी बात है उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा. जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उसको एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बंद कर दिया, ये जो लिखा है ना ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल देते हैं. तो ग्लास ट्यूब का मतलब ये है कि एक तरह से जैसे स्टार का एक सरफेस था, तो इस तरीके से आपने एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब बना दी जो चारों तरफ से बंद है और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे कि बल्ब होता है, जैसे कि CFL होता है ना. तो ये उस तरीके की चीज़ हो गई. उसके अंदर भी आयंस का और किसका इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है. ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, इसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स बना है. इलेक्ट्रॉन जो है उसी से इलेक्ट्रॉनिक्स बना है, याद रखना ये चीज़. तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसमें हो रहा है, उसके अंदर आपने गैस भर रखी है, तो गैस के आयंस टूटेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का जब मिक्सचर हुआ तो क्या प्रोड्यूस हो गया, प्लाज्मा. तो प्लाज्मा को आर्टिफिशियली अर्थ पर ऐसे प्रिपेयर करा जा सकता है. नेक्स्ट लिखेंगे. और हाँ, लिख भी ले यहाँ पर कि दिस प्लाज्मा makes a fluorescent tube या fluorescent lamp makes a FLUORESCENT fluorescent lamp to glow. ये fluorescent lamp कौन सा लैंप होता है? फ्लोरेसेंट लैंप कौन सा लैंप होता है? वो कलरफुल वाला CFL. हाँ, नॉर्मल. CFL की फुल फॉर्म ही होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, उसको CFL बोलते हैं. सर हमने कॉम्पैक्ट. हाँ, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट का मतलब छोटा हो गया ना, वो छोटी CFL होगी. अच्छा, फिर वो जो साइंस एक्सपेरिमेंट से यूज होती है छोटी सी जो लाइट होती है. नहीं, CFL तो देखी है ना. CFL जो छोटा बल्ब होता है भाई, वो तो देखा है ना. हाँ, जो वाइट कलर का बल्ब होता है, ये तो पूरी बड़ी ट्यूबलाइट हो गई, LED ट्यूबलाइट है. तो जो CFL होता है, CFL के अंदर क्या होता है, वही. हाँ, तो उसको खोल कर उसके अंदर से मैं प्लाज्मा निकाल के देखूंगा आज. वो प्लाज्मा हम ऐसे देख नहीं सकते. वो प्लाज्मा की वजह से जो रोशनी होती है, जो सिंटिलेशन होता है, वही दिखाई देता है बस. क्योंकि उसमें वो होता ही प्रोड्यूस तब है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. समझिए. एक टॉपिक और बचा हुआ है. चलिए 2-3 लाइनें. नेक्स्ट क्लास में इसको करवा कर मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा. तो कल तो मैथ्स करेंगे और बाकी जो है अगली क्लास में आपका यूनिट ऑफ लाइफ सेल है ना, वो स्टार्ट. कल मैथ्स में कौन सा चैप्टर? हाँ, पॉलिनोमियल्स कल करेंगे, फिनिश करवा दूँगा उसको थोड़ा सा. सर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर. और तुम्हारा फर्स्ट वाला चैप्टर 2 तारीख से पहले होगा. करा दो. मैं बता दूँगा जब भी कराऊंगा ना मेरी वाइस, मैं सभी बच्चों को बताऊँगा. मुझे आप टाइम. कोई मैथ्स का पेपर है. अच्छा. तो तुम्हारा भी फर्स्ट चैप्टर होना है क्या? फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, मतलब और क्या आ रहा है? और चैप्टर 13 बता दो.